नमस्कार दोस्तों, आगे जो क्वेश्चंस है वो है एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है। लास्ट बार क्वेश्चन पूछा गया ये आरटेट 2012 के टाइम पर लेवल 2 के अंदर एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है। तो एड्स ऐसा रोग है जो शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। इसे करने से पहले अपन देख लेते हैं एड्स के बारे में कुछ शॉर्ट में जानकारी। एड्स का पहला ही प्रश्न उठता है कि एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनो। एक्वायर्ड शब्द का अर्थ है अर्जित, अर्जित यानी जन्म के बाद होने वाला अर्जित। इम्यूनो का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरोधक इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता। डेफिशिएंसी मतलब कमी, और सिंड्रोम मतलब रोगों का समूह। ऐसा रोग जिसके अंदर शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, उसे एड्स कहते हैं। और एड्स का कारण है HIV वायरस। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसे LAV वायरस के नाम से भी जानते हैं। LAV ये नाम सबको आता है, लेकिन LAV थोड़ा नया है। इसे लिम्फो एडिनोपैथी वायरस, लिम्फेडिनोपैथी वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लिम्फ नोड्स की साइज में आकार में वृद्धि होती है। जो लिम्फ नोड्स होती हैं, लस्सी का गांठें होती हैं, अपने टॉन्सिल्स होते हैं, पियर्स पैचेज जो छोटी आंत के अंदर होते हैं, या प्लीहा स्प्लीन होता है, इसके अंदर सूजन आ जाती है मेनली, इसीलिए इसे लिम्फेडिनोपैथी वायरस भी कहते हैं। तो लिम्फेडिनोपैथी जो वायरस है वो लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा हुआ? रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है। ध्यान रहे कि ये जो HIV वायरस है ये SSRNA वायरस का उदाहरण है। SSRNA वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, एकल रज्जु की RNA वायरस। जैसे अभी जो कोरोना वायरस है वो भी RNA वायरस है, म्यूटेंट स्पेसीज है सार्स की, तो ये RNA वायरस। सबसे पहले ये HIV वायरस हमारे शरीर के अंदर जो T लिम्फोसाइट्स होती हैं उनको प्रभावित करता है, नष्ट करता है। हमारे शरीर के अंदर WBC, जिन्हें अपन श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, वो 5 प्रकार की होती हैं। न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल्स, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, और एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं। फिर लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं T लिम्फोसाइट और एक होती हैं B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। ये जो T शब्द है, ये T शब्द थाइमस ग्रंथि को बताता है। T शब्द थाइमस ग्रंथि से रिलेटेड। इन लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। ये बोन मैरो अस्थि मज्जा के अंदर बनती हैं, अस्थि मज्जा में बनती हैं, ये बोन मैरो में बनती हैं। और यदि बोन मैरो में बनकर बोन मैरो में ही रह जाती हैं, बोन मैरो में बनती हैं, बोन मैरो में ही रह जाती हैं, बोन मैरो में ही मैच्योर होती हैं, तब इन्हें बोलते हैं B लिम्फोसाइट। ये जो B शब्द है, ये B शब्द किसको बता रहा है? बोन मैरो को। तो ऐसी लिम्फोसाइट जिनका निर्माण, मैचुरेशन और दोनों के दोनों बोन मैरो के अंदर होते हैं, उन्हें बोलते हैं B लिम्फोसाइट। और B लिम्फोसाइट का काम होता है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करना।
तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती हैं? बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो एंटीजन के प्रेरण से बनती है। फर्क इतना है कि जो एंटीजन है वो बाह्य कारक होता है जो शरीर के अंदर प्रवेश करता है। बाह्य कारक जो शरीर में प्रवेश करता है एंटीजन, वो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। उस एंटीजन के प्रेरण की वजह से शरीर में बनने वाली जो प्रोटीन होती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। इस एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती है बी लिम्फोसाइट। ये जो बी लिम्फोसाइट्स है इसका निर्माण कहाँ हुआ? बोन मैरो में। मैचुरेशन या परिपक्वन भी कहाँ हुआ? बोन मैरो के अंदर हुआ। जबकि यदि लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में बनती है और बोन मैरो में बनने के बाद यदि ये चली जाती है थाइमस के अंदर, थाइमस ग्रंथि के अंदर चली जाती है, तो थाइमस ग्रंथि के अंदर जाने के बाद इसका नाम पड़ जाता है टी लिम्फोसाइट। तो प्रश्न यहाँ से उठता है कि टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर होगा बोन मैरो अस्थि मज्जा में। और पूछा जाए कि टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन या मैचुरेशन कहाँ होता है, परिवर्धन कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि में। तो थाइमस ग्रंथि के अंदर परिपक्वन होता है, परिवर्धन होता है। इसी कारण थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है, प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। ये जो थाइमस ग्रंथि है ये हमारे हृदय के पास स्थित होती है, अपने हार्ट के पास स्थित ग्रंथि है जो कि नवजात शिशु के अंदर बड़ी और विकसित होती है। जबकि जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो ये जो थाइमस ग्रंथि है ये धीरे धीरे निष्क्रिय होने लग जाती है। यही कारण है कि थाइमस ग्रंथि के निष्क्रिय हो जाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती है। इसीलिए पूछा जाए कि टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कौन है, तो थाइमस ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? ये हृदय के पास होती है। इसमें किसका परिवर्धन होता है? टी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट बनती कहाँ है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। और वो लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में बनती है और वही मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, उन्हें क्या बोलेंगे? बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करना। ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट करने का काम करता है HIV वायरस, जिसकी वजह से शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कम होता है। CD4 काउंट जो होता है, T4 सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। इस एड्स का जो पहला रोगी है वो एड्स का पहला रोगी अमेरिका के अंदर लॉस एंजल्स शहर में देखा गया था, जिसका नाम था गैटन डुगास। गैटन डुगास नाम का पहला एड्स का रोगी अमेरिका के अंदर लॉस एंजल्स सिटी के अंदर देखा गया था 1981 में। 1981 के अंदर पहली बार इसका केस आया था अमेरिका के अंदर, जबकि इंडिया के अंदर ये फैला था 1986 में। और भारत में इसका जो पहला रोगी देखा गया था वो चेन्नई में मिला था। तो एड्स का पहला रोगी कहाँ मिला? भारत में, चेन्नई में। और अमेरिका के अंदर जो पहली बार रोगी देखा गया था उसका नाम था गैटन डुगास। गैटन डुगास ये एड्स का पहला रोगी देखा गया था। आगे चलकर राजस्थान की बात करें तो 1987 में राजस्थान के अंदर पुष्कर अजमेर में इसका पहला रोगी देखा गया। तो राजस्थान में पहला रोगी कहाँ देखा गया? पुष्कर अजमेर में। भारत में पूछा जाए तो कहाँ देखा गया? तो आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। और यदि संसार भर के अंदर पूछ लिया जाए तो आंसर USA, अमेरिका के अंदर पहले रोगी का नाम क्या था? तो गैटन डुगास। गैटन डुगास पहला रोगी। रोग का कारण क्या है? HIV वायरस होता है। HIV वायरस सिंगल स्टैंडर्ड एकल रज्जु की RNA वायरस है। इसे LAV या लिम्फेडिनोपैथी वायरस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले कौन सी सेल पर अटैक करता है? तो टी लिम्फोसाइट पर। टी लिम्फोसाइट कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। कहाँ परिवर्तित होती हैं? थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? तो थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हृदय के पास। इसके फैलने के कारण है असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त या संक्रमित सुई का बार बार यूज करने से या संक्रमित मां से शिशु को हो सकता है। यानी ये एक तरह से मेनली ये ब्लड बॉर्न डिजीज होती है, ये रक्त के संपर्क में आने की वजह से होती है। इसमें जो मेजर फैक्टर मिलता है इन सभी के अंदर ये असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से सबसे ज़्यादा केस मिलते हैं। एड्स में मुख्यतया प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा तंत्र? प्रतिरक्षा तंत्र। अपना जो प्रश्न था वो प्रश्न यही था कि एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला
अंग कौन सा है, यानी कौन सा तंत्र है जिसको ये प्रभावित करता है, तो आंसर क्या हो गया अपना प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ये हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है उसको डैमेज कर देता है। हमारे शरीर के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनको कम कर देता है, CD4 काउंट को कम कर देता है, जिससे दिन प्रतिदिन रोग उसमें बढ़ते जाते हैं। आगे इसकी कुछ जांच लिखी हुई है। एक जांच लिखी है एलिसा टेस्ट। एलिसा एलिसा का मतलब पूरा नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एड्स के लिए जांच में काम में लेते हैं। एक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट ये एड्स की कंफर्म जांच होती है। एड्स को कंफर्म करने के लिए सटीक जांच जो की जाती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि एड्स है, HIV पॉजिटिव है, तो उसके लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट वह टेस्ट होता है जो प्रोटीन पर आधारित है। इस तरीके के प्रोटीन आधारित होता है ये। इस तरीके के 3 टेस्ट होते हैं। एक जो DNA से संबंधित होता है उसे सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग, जो सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट है, सदर्न ब्लॉटिंग, हालांकि वो इसमें नहीं होता ब्लॉटिंग, ये DNA से रिलेटेड होता है। एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये प्रोटीन से रिलेटेड है और वेस्टर्न प्रोटीन से रिलेटेड। तीसरा होता है उसे बोलते हैं नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, ये RNA से रिलेटेड होता है। तो RNA से संबंधित जो जांच है उसे क्या बोलेंगे, नॉर्थर्न। जो प्रोटीन से रिलेटेड होती है उसे क्या नाम देते हैं, वेस्टर्न, और DNA से रिलेटेड होती है उसे क्या कहेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। आजकल एड्स की आधुनिक जांच के रूप में PCR टेस्ट करते हैं। PCR पूरा नाम याद रखें, पॉलीमरेज्ड चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज्ड चेन रिएक्शन ये PCR है। PCR जिसके बारे में वैज्ञानिक कैरी मुलिस के द्वारा बताया गया था, इसके अंदर टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है, जिससे कोई भी जो सेल्स होती है उसे लगभग हजारों गुना बड़ा करके या एम्पलीफाई करके देखने में इसका यूज करते हैं। आजकल जो कोरोना की जो जांच की जा रही है वो भी PCR के द्वारा, रैपिड टेस्ट, RT-PCR बोलते हैं, तो रैपिड टेस्ट PCR टेक्निक, जिसमें कोई भी छोटी से छोटी सेल में भी यदि इन्फेक्शन होता है तो उसमें से जो भी सेल्स है उसे या प्रभावित पार्ट होता है उसे जल्दी से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जाए कि एड्स की आधुनिक जांच कौन सी है, तो एड्स की जो आधुनिक जांच है, मॉडर्न है, ये आंसर हो जाएगा PCR। सटीक जांच या कंफर्म करने के लिए जांच पूछा जाए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, और एड्स के लिए कौन सी जांच, एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, PCR, तीनों ही एड्स में काम आती हैं। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें छोटी से छोटी जो सेल्स होती हैं उन्हें कई गुना आवर्धित करके देख लेते हैं। इसके बचाव के लिए टैबलेट काम आते हैं, जैसे कि जिडोबुडीन, या टैबलेट काम आती है AZT टैबलेट का यूज करते हैं, या जिडोबुडीन, या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी दी जाती है। यदि किसी के अंदर एड्स है, HIV का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो उसके अंदर कैंसर होने की संभावना भी होती है। लास्ट स्टेज में चलकर उसमें कैंसर होता है, और कैंसर का नाम होता है कैपोसी सार्कोमा। और यदि ये कैपोसी सार्कोमा नाम का कैंसर हो जाता है, इसका मतलब उसमें सीरियस कंडीशन होती है। अतः आपको ध्यान रखें कि इसके अंदर रेडिएशन थेरेपी का यूज भी करना पड़ सकता है, लेकिन लास्ट चरण में। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। वायरस का नाम HIV वायरस, SSRNA वायरस का उदाहरण है। HIV वायरस सबसे पहले कौन सी कोशिकाओं को नष्ट करता है, T लिम्फोसाइट या CD4 काउंट जिन्हें कहते हैं।
असुरक्षित यौन संबंध या इस तरीके के संक्रमित रक्तदान से, या निडल जो इन्फेक्टेड ब्लड के संपर्क में आ जाती है और वो बार बार किसी में यूज की जाती है तो उससे भी हो सकता है। जांच के लिए मुख्यतया एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, पीसीआर काम में लेते हैं। आधुनिक जांच के नाम से पूछा जाए तो पीसीआर करना है। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अपना जो क्वेश्चन था वो एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है, तो आंसर हो गया प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक है। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोजी गई, प्रतिजैविक जो दवाई खोजी गई थी वो होती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक या इन्हीं हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। ये एंटीबायोटिक है क्या? तो एंटीबायोटिक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीव से तैयार किए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया या कवक हो सकता है। बैक्टीरिया कवक से तैयार किए जाते हैं और दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया या कवकों की वृद्धि को रोक देते हैं या ज़्यादा मात्रा में यूज करने पर उन्हें नष्ट भी कर देते हैं। उन्हें एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। एंटीबायोटिक्स इस शब्द का यूज पहली बार करने वाले थे S.A. वाक्समान। S.A. वाक्समान ने सबसे पहले इस एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था। S.A. वाक्समान के द्वारा सबसे पहले जो खोजी गई एंटीबायोटिक थी उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि जीवाणु से खोजी गई थी। इस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिकस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिकस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक खोजी। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को ऐसे वाक्समान ने तैयार किया और इन्होंने एंटीबायोटिक शब्द का यूज किया था। जबकि प्रश्न का तरीका हो कि सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। इसके लिए आगे की स्लाइड देखते हैं। पेनिसिलिन के बारे में यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है क्या? ऐसा रासायनिक पदार्थ, ऐसा केमिकल जो किसी भी सूक्ष्मजीव, जीवाणु या कवक से तैयार होता है और दूसरे हानिकारक जीवाणु या कवक की वृद्धि को रोक देता है या ज़्यादा मात्रा में यूज करने से उन्हें नष्ट कर देता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। एक शब्द होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वे होते हैं जो शरीर की बाह्य सतह पर लगाए जाते हैं, जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज करने वाले हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में इस पेनिसिलिन की खोज की थी और इसे सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से खोजा गया था। इससे खोजा गया, इसे कवक, फंजाई या फफूंद जिन्हें कहते हैं, तो कवक से खोजा गया। ध्यान रहे कि आजकल इस पेनिसिलिन को पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से तैयार किया जा रहा है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम कवक से तैयार किया जा रहा है। पहली जो खोजी गई एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से खोजी गई। अभी जो हाल में खोजी जा रही है, तैयार की जा रही है, वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम कवक से तैयार की जा रही है। खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1927 में से खोज लिया गया। आजकल इसे वंडरफुल ड्रग, चौंका देने वाली दवाई के नाम से भी जाना जाता है। इस एंटीबायोटिक शब्द का यूज ऐसे वाक्समान के द्वारा किया गया। अभी अपन ने देखा कि ऐसे वाक्समान ने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोजी वो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता है ऐसे वाक्समान। बैक्टीरिया से खोजी गई एंटीबायोटिक शब्द दिया, लेकिन सबसे पहले जो खोजी गई एंटीबायोटिक है वो क्या है? आंसर है पेनिसिलिन। अपना क्वेश्चन था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किससे खोजा गया था? कवक से खोजा गया। कवक का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। आजकल कौन सी कवक से तैयार किया जाता है? तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम फंजाई से तैयार किया जाता है। इन वैज्ञानिकों के नाम बारे में भी थोड़ा देखते हैं। एडवर्ड जेनर। ये एडवर्ड जेनर वो हैं जिन्होंने सबसे पहले टीकाकरण की खोज की थी, या यूँ कहें कि चेचक, जिसे अपन नॉर्मल बड़ी माता के नाम से जानते हैं, उसके वैक्सीन का निर्माण किया था। तो सबसे पहले जो
टीकाकरण किया था या टीके का आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। इन्हें टीकाकरण के जनक के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट हुक ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी 1665 में। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कोशिका कॉर्क या कैम्बियम से खोजी गई थी। कॉर्क जिसे काग बोलते हैं, काग या फेलियम कहते हैं, अर्थात पादपों के जो परिधीय भाग होते हैं जिसके अंदर मृत ऊतक होते हैं, जीवित संरचना नहीं होती, उसे कॉर्क कहते हैं। उस कॉर्क में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। इनके द्वारा खोजी गई जो कोशिका थी वो मृत थी। तो सबसे पहले खोजी गई कोशिका कैसी थी? मृत। इन्होंने सेलुली शब्द का यूज किया गया और इनसे सेलुली शब्द को ही आगे चलकर सेल नाम भी इन्होंने दिया था। तो कोशिका की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को 1665 में खोजा। किससे खोजा? कॉर्क या काग से। ध्यान रहे कि जंतुओं के अंदर सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज वैज्ञानिक एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी, जिन्होंने जीवित कोशिका को एनिमलक्यूले नाम दिया था और वही एनिमलक्यूले पहली बार खोजा गया जीवाणु या बैक्टीरिया भी था। आगे जो साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच हैं, इन्हीं को आधुनिक बैक्टीरियोलॉजी या आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। जीवाणु की खोज इन्होंने नहीं की, जीवाणु की खोजकर्ता एंटोनी ल्यूवेनहॉक की है, जिनके द्वारा सबसे पहले बरसात के गंदे पानी और दांत के मैल के अंदर पहली बार बैक्टीरिया को खोजा गया। उस बैक्टीरिया का नाम ल्यूवेनहॉक ने एनिमलक्यूले कहा था। एनिमलक्यूले जंतुओं में पहली खोजी गई जीवित कोशिका थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई जो कोशिका है वो मृत थी। तो रॉबर्ट कोच वह साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने एक कोच अवधारणा भी प्रस्तुत की थी। कोच अवधारणा या कोच फिनोमेना के नाम से जानते हैं। कोच अवधारणा में बताया गया था कि प्रत्येक रोग का कारण कोई ना कोई सूक्ष्म जीव होता है। इन रॉबर्ट कोच के द्वारा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया या दूसरा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इन तीनों बैक्टीरियाओं के खोजकर्ता भी रॉबर्ट कोच हैं। रॉबर्ट कोच ने जो नियम दिए थे वो अधिकांशतः सूक्ष्म जीवों पर लागू होते हैं, लेकिन वायरस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से जिससे लेप्रोसिया कुष्ठ रोग होता है उस पर इसके नियम लागू नहीं होते। तो ध्यान रहे कि रॉबर्ट कोच के जो नियम है वो एकमात्र कौन से बैक्टीरिया पर लागू नहीं होते हैं? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और दूसरा है वायरस। आगे प्रश्न आया था आर्टेट 2012 में कि पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की गई थी? अभी अभी अपन ने देखा है कि पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम कवक से खोजा गया था। तो सीधा ही प्रश्न है किससे खोजा गया है? कवक से खोजा गया है। ये इन वैज्ञानिकों के बारे में कुछ चर्चाएं जो अपन पहले ही कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन करता है? लास्ट वाली लेवल 2 में 2017 में ही आया है कि कौन सा भोजन का समूह है जिसके प्रति कैलोरी प्रति ग्राम से सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके लिए अपन एक स्लाइड देखते हैं कि हमारे शरीर को जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है सबसे ज़्यादा, वो है वसा। वसा शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। दूसरे नंबर पर देता है प्रोटीन और तीसरे नंबर पर है कार्बोहाइड्रेट। यदि हमारे शरीर के अंदर 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण होता है तो लगभग 9.1 से ज़्यादा किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होगा। ऐसे ही आगे देखा जाए तो प्रोटीन से लगभग 4.8 से लेकर 5.1 किलो कैलोरी ऊर्जा के लगभग उत्पादन होता है, यानी 4 से ज़्यादा। इसमें देखा जाए तो लगभग 4 से लेकर के 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? वसा देता है। दूसरे नंबर पर प्रोटीन और तीसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट। यही प्रश्न मात्रा के बजाय यदि शरीर को ऊर्जा देने का क्रम पूछा जाए कि शरीर में सबसे पहले ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, सबसे पहले ऑक्सीकरण किसका होता है, तो आंसर बदल जाएगा, आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे शरीर में सबसे पहले ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ऊर्जा कौन देगा? वसा। और सबसे लास्ट में ऊर्जा कौन देगा? प्रोटीन। प्रोटीन सामान्यतः ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों शरीर में खत्म हो जाते हैं तो विपरीत परिस्थिति में ऊर्जा देने का काम प्रोटीन संभालता है। ये प्रोटीन शरीर में विपरीत परिस्थितियों में ऊर्जा देगा।
जिसे जीव द्रव्य श्वसन के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर जीव द्रव्य श्वसन हो रहा है तो इसका अर्थ होता है कि उसमें या तो स्टारवेशन भुखमरी की अवस्था है या उसके शरीर के अंदर कोई भी लंबे समय से रोग चल रहा है, जिसे क्रोनिक डिजीज के नाम से जानते हैं। इधर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लिखे हैं, वसा स्रोत और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादातर ऐसे पोषक पदार्थ आते हैं जो सामान्यतः स्वाद में मीठे होते हैं, खाने पर जो स्वाद में कैसे लगेंगे, मीठे लगेंगे, या जिनमें सामान्यतया खाने पीने के जितने भी खाद्यान्न हैं, जैसे गेहूं हो सकता है या अब चावल हो सकता है, तो देखा है चावल, सामान्य शक्कर है, शहद है, गुड़ है, भूमिगत कंद यानी कि आलू वगैरह हो सकते हैं, अरबी, शकरकंद, मीठे फल, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर को सबसे पहले ऊर्जा देता है, लेकिन मात्रा क्या होती है, थोड़ी कम। वसा शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन वसा का ऑक्सीकरण या शरीर को ऊर्जा देने में ये कार्बोहाइड्रेट के बाद नंबर आएगा। तो वसा जो होती है ये घी हो सकता है, मक्खन हो सकता है, तेल हो सकता है, या मूंगफली हो सकती है, या अलसी हो सकती है, या ऐसे फल हो सकते हैं जिनके चारों ओर कोई ना कोई कठोर आवरण पाया जाता है, या ऐसा कोई बीज हो सकता है जो कठोर आवरण से घिरा हुआ हो, जैसे बादाम के बीज हो सकते हैं या अखरोट हो सकता है। ये सारे के सारे अस्थिल फल कहलाते हैं, दृढ़ कवच युक्त फल होते हैं। उनके अंदर भी वनस्पति तेल है, मांस है, गिरी, बादाम की गिरी हो सकती है या अखरोट की गिरी हो सकती है। ये सब किसके स्रोत होते हैं, वसा। जंतु वसा हो सकती है, जैसे कि ब्लूवेल के अंदर तिमी वसा या ब्लवर के नाम से जानते हैं। हाथी के अंदर भी फैट की मात्रा होती है, तो ये वसा के स्रोत। प्रोटीन सबसे ज़्यादा नॉर्मली ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे इनमें प्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का लेवल सोयाबीन के अंदर होता है। लगभग 42% प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में होती है। बाकी अंडे, मांस, मछली, दूध, पनीर, ये दाल, ये भी सब प्रोटीन के स्रोत हैं। अपना जो प्रश्न आया था वो प्रश्न था कि भोजन का कौन सा समूह है जो इसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, ऊर्जा प्रचुरता होती है। तो अपन ने देखा कि ऊर्जा प्रचुरता सबसे ज़्यादा किस में होती है, वसा में। और वसा के बाद किसका नंबर आएगा, प्रोटीन। प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट। वसा किस में पाई जाती है, तेल में हो सकती है, घी में हो सकती है, या ऐसे बीजों के अंदर पाई जाती है जिनके चारों ओर कठोर आवरण होते हैं। तो देखते हैं अनाज के अंदर नहीं, क्योंकि अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। दाल नहीं, क्योंकि दाल के अंदर क्या मिलेगा, तो दाल में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो ये पहले ही राउंड में गलत हो गया। मिलेट हो सकता है। सब्जी जो होते हैं ये मोस्ट कॉमनली विटामिन के स्रोत होते हैं, या फल, इनमें कार्बोहाइड्रेट, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। दूध उत्पाद, अंडा, मांस, मछली, तो जो दूध है उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, दूध के अंदर फैट भी होती है, लेकिन यहाँ जो अंडा है उस अंडा के अंदर वसा की मात्रा नहीं होती, अर्थात ना के बराबर होती है। नेक्स्ट है तेल, वसा, दृढ़फल, तिल। तो तेल, फैट, दृढ़फल यानी गिरी वाले जिनके अंदर गुठली होती है, ये जैसे कि बादाम की गिरी हो सकती है या अखरोट की गिरी हो सकती है। तिलहन यानी कि तिल हो सकते हैं या सरसों हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलेगी, वसा में, और वसा के स्रोत हैं तेल, वसा, दृढ़फल, तिलहन। तो इसका आंसर हो गया 4th। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग, अपन ने पहले ही एक स्लाइड में देखा था कि ऐसे रोग जो कि कोई ना कोई पोषक तत्व की कमी की वजह से होते हैं, उन रोगों को अभाव रोग कहा जाता है। ऐसे रोग जो कोई ना कोई कमी की वजह से होते हैं, ये कमी की वजह से होने वाले जो रोग हैं इन्हें क्या बोलते हैं, अभाव रोग, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, जो कोई ना कोई पोषक तत्व की कमी को बताएंगे। यदि प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्वासिओरको और मैरेस्मस हो जाएगा, पानी की कमी हो जाए तो निर्जलीकरण हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन अपन को दिए गए हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो 2 रोग हैं, एक है क्वासिओरकोर, एक है मैरेस्मस। मैरेस्मस जो रोग होता है उसे सूखा रोग भी कहा जाता है, इसी को बोलते हैं सूखा रोग। तो ये दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन। तो ये अपना आंसर नहीं है।
वसा की कमी हो जाती है तो वसा की कमी की वजह से स्किन फटने लग जाती है, स्किन में दरारें पड़ जाती हैं, स्किन के अंदर चिकनाहट नहीं होती तो स्किन फटेगी, दरारें पड़ेंगी। विटामिन ए जिसे रेटिनोल कहते हैं, इस रेटिनोल की कमी होती है तो इसकी कमी की वजह से 3 रोग हो जाते हैं। एक रोग होता है रतौंधी जिसमें रात में दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। या दूसरा रोग होता है जीरोप्थैलेमिया। ये जीरोप्थैलेमिया का मतलब होता है कि हमारे जो जीरोप्थैलेमिया के अंदर आँख का लेंस ड्राई हो जाता है। जीरो यानी शुष्क, ऑप्थैल मतलब आँख, तो नेत्र का लेंस यदि शुष्क होता है तो उसे बोलेंगे जीरोप्थैलेमिया। रतौंधी हो गया, और एक हो सकता है क्रेटोमलेशिया जिसमें स्किन के अंदर क्रेटिन प्रोटीन नॉर्मल से ज़्यादा बनती है, जिससे स्किन में खुजली हो सकती है या ड्राइनेस, शुष्कता आ जाती है। तो ये तीनों रोग किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, या विटामिन ए को सनशाइन विटामिन या एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कैंसर को रोकने का काम भी करती है। नेक्स्ट ऑप्शन दे तो अपना आंसर हो गया रतौंधी। तो रतौंधी किसकी कमी को बताएगा? विटामिन ए की कमी को। लास्ट ऑप्शन विटामिन सी दिया गया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड कि यदि किसी में कमी होती है तब इसे स्कर्वी रोग कहा जाता है। तो स्कर्वी रोग का कारण क्या है? तो विटामिन सी की कमी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। तो अपना क्वेश्चन था रतौंधी का कारण क्या है? तो आंसर हो गया विटामिन ए की कमी। प्रोटीन कमी हो जाए तो क्या होगा? क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पादपों में पोषण से रिलेटेड आया था। रीट 2015 के अंदर पूछा है कि निम्न में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? सूक्ष्म मात्रिक माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कौन सा है? इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें पहले एक स्लाइड देखनी पड़ेगी जिसमें पादपों में पोषक तत्व लिखे हुए हैं, और पादपों में स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन 17 पोषक तत्वों में कुछ तत्व ऐसे हैं जो गैसीय रूप में होते हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जो खनिज के रूप में पाए जाते हैं। जो गैसीय तत्व हैं उनमें है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये गैस के रूप में वायुमंडल से पादप शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और इन्हीं तत्वों को फ्रेमवर्क तत्व भी कहा जाता है। फ्रेमवर्क तत्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किसी भी जंतु या पादप शरीर के अंदर जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में भी होते हैं। इसी कारण इन्हें संरचनात्मक या कंकालीय तत्व भी बोलते हैं। तो गैसीय रूप में 3 तत्व आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये सबसे ज़्यादा पादप या जंतु दोनों के अंदर ही सबसे ज़्यादा भी होते हैं। इनमें भी यदि पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन। पूछने का तरीका हो कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आंसर चला जाएगा ऑक्सीजन। पूछा जाए कि पादपों के शरीर भार का सर्वाधिक भार कौन से तत्वों के कारण होगा, तो आंसर हो जाएगा CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पादपों में पोषण में दूसरे हैं खनिज, जो खनिज के रूप में होते हैं। ये धातु अधातु के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। इनमें भी 2 हैं। एक दीर्घ मात्रिक वे होते हैं जिनकी जरूरत किसी भी पादप के लिए लगभग 1 से लेकर के 10 मिलीग्राम % तक जरूरत पड़ती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो मैक्रो वे होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी पादप को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उनके शुष्क भार ड्राई वेट के अंदर इनकी आवश्यकता लगभग 1 से लेकर 10 मिलीग्राम % तक होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म मात्रिक, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट वे होते हैं जिनके पादपों के स्वस्थ वृद्धि विकास के लिए 1 मिलीग्राम % से भी कम जरूरत पड़ती है। यदि 1 मिलीग्राम % से भी कम जरूरत पड़ती है तब आंसर हो जाएगा सूक्ष्म मात्रिक, और 1 से 10 के बीच में जरूरत पड़ती है तो मैक्रो या दीर्घ मात्रिक। जो दीर्घ मात्रिक हैं वो भी 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक। प्राथमिक वे होते हैं जिनकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, याद रखने पड़ेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों ही तत्वों को
क्रांतिक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्रिटिकल एलिमेंट कहते हैं, क्रांतिक तत्व। क्रांतिक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जमीन के अंदर बहुत कमी रहती है, इसलिए बाहर से विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के माध्यम से इन्हें ग्रहण करना पड़ता है, या यूँ कहें कि विभिन्न तरीके के जो खाद हैं उनके माध्यम से जमीन के अंदर डालना पड़ेगा, जिससे पादप में उपापचय क्रियाएं नॉर्मली होती रहें। द्वितीयक पोषक तत्वों के अंदर आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर द्वितीयक दीर्घ मात्रिक। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये क्रांतिक या प्राथमिक दीर्घ मात्रिक। क्रांतिक तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इधर देखें अपन सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बारे में। सूक्ष्म मात्रिक जिसका मतलब जिनकी पादप शरीर के लिए 1 मिलीग्राम परसेंटेज से भी शुष्क भार में आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक, या इन्हें ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। जिसके एग्जाम्पल फेरस, लोहा हो सकता है, बोरोन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। निकेल को सबसे लास्ट में पोषक तत्वों की श्रेणी के अंदर सम्मिलित किया गया है, इसलिए आज वर्तमान में पादप में पोषक तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 17। यानी कि ये 3, 6, 9 और इधर 8 हैं, अर्थात 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। अपना जो क्वेश्चन था वो सिंपल ही था कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? सूक्ष्म मात्रिक। तो सूक्ष्म मात्रिक में अपन ने देखा कि जो सल्फर है, ये सल्फर सूक्ष्म मात्रिक तत्व नहीं है, क्योंकि जो सल्फर था ये सल्फर द्वितीयक दीर्घ मात्रिक तत्व का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन दिया था मैग्नीज। मैग्नीज ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, क्योंकि मैग्नीज अपन ने यहाँ लिखा हुआ है, ये मैग्नीज और मोलिब्डेनम। मैग्नीज सूक्ष्म मात्रिक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, जिंक, कॉपर, बोरोन और आयरन, लोहा। तो अपना आंसर हो गया मैग्नीज। मैग्नीज, तो मैग्नीज किस प्रकार का तत्व हो गया? सूक्ष्म मात्रिक। और बाकी के जो तत्व लिखे हुए हैं ये सारे के सारे दीर्घ मात्रिक तत्व हैं। तो ये दोस्तों अपन ने आज जो देखा उसमें रीट भर्ती में जो आए हुए विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न थे उनको डिटेल में हर ऑप्शन पर एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद देखा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने में जितने भी अपन ने शब्दों का यूज़ किया है अधिकांशतः ये एनसीईआरटी की बुक से हैं, जो क्लास 6 से लेकर के 10 तक की हैं, क्योंकि अपन को उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करना है, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से प्रश्न पिछली बार उठे हैं। जैसे अपने पिछले दिनों में जो क्लास हुई थी उसमें ये पढ़ा था कि शरीर से के जो तंत्र हैं वो तंत्र तो कई होते हैं, लेकिन उनमें से जो ज़्यादातर प्रश्न बने थे वो सारे के सारे प्रश्न सामान्यतया पाचन तंत्र या अंतःस्रावी तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड थे। और रोग मानव स्वास्थ्य जो चैप्टर दे रखा है या बैलेंस डाइट संतुलित भोजन दे रखा है, वो उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनमें ज़्यादातर यही देखा गया है कि नॉर्मल प्रश्न उठे हैं। चाहे वो संक्रामक रोग हो, संक्रामक रोग 3 तरीके के अपन ने देखे थे, जीवाणु की वजह से हो सकते हैं, वायरस की वजह से हो सकते हैं, या कवक की वजह से हो सकते हैं, या प्रोटोजुआ की वजह से हो सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से उठा लेते हैं। जैसे अपन ने जो ये टेबल देखी थी इसमें जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, वायरस जनित रोग कौन से हैं, इतना सही प्रश्न आता है। हाईलाइट अंदर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब चैप्टर के अंदर अपन चैप्टर को पढ़ेंगे तब इनकी डिटेल में पढ़ेंगे ही सही। अभी अपन जो देख रहे हैं वो प्रीवियस एग्जाम जितने भी हुए हैं रीट से संबंधित, आरटेट से संबंधित, उनमें जो क्वेश्चंस में ऑप्शन आए थे उन ऑप्शन भी कोई ना कोई प्रश्न के आंसर हैं, अतः उन्हीं को अपन ने फोकस किया है। यहाँ से आगे की जो क्लास हैं उनके बारे में आगे चर्चाएँ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने कंसंट्रेट होकर के सुना। यहाँ से आगे की बातें फिर कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।